धन्यवाद आनंद जी। मुझे लगा आपने 2 शेर सुनाए, तो आप एक शेर के सामने 2 शेर सुनाएंगे, कैसे चलेगा। और नवभारत कॉन्क्लेव के इस सत्र में आज के कार्यक्रम का सबसे महत्वपूर्ण ये हिस्सा है और नवभारत परिवार के सदस्य, महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री, महाराष्ट्र के सबसे लोकप्रिय नेता, मैं ये कहूं कि भारत के सबसे लोकप्रिय युवा नेताओं में से एक या नंबर 1 आदरणीय श्री देवेंद्र फडणवीस जी का मैं नवभारत के इस मंच में, यानी उनके अपने मंच पर मैं स्वागत करता हूं। मुझे ज्यादा अच्छा लगता कि आदरणीय फडणवीस जी इस सभा को संबोधित करते हैं। एक विचार ऐसा हुआ कि संबोधन के बजाय संवाद, और ये संवाद मुझे आपको बताते हुए बहुत खुशी है कि ये संवाद एक ऐसे दूरदर्शी नेता के साथ होने जा रहा है जहां नकारात्मकता का कोई स्थान नहीं है। आप में से बहुत सारे लोग फडणवीस जी को बहुत वर्षों से और बहुत दशकों से जानते होंगे। कोई एक व्यक्ति, कोई एक लीडर में, किसी एक विजनरी में जो कूट कूट कर पॉजिटिविटी भरी है, उनका नाम देवेंद्र फडणवीस जी है। और किसी भी प्रश्न का, वो कितना भी नकारात्मक क्यों ना हो, कैसी भी समस्या हो, मुझे नहीं लगता कि आप में से किसी ने कभी उनके चेहरे पर शिकन देखी होगी। इसीलिए मेरी इच्छा है ऐसे एक पॉजिटिव, ऐसे एक डेडिकेटेड, ऐसे एक जुझारू, ऐसे एक मजबूत बाहुबली युवा नेता के लिए आपने बहुत जोर से ताली बजानी चाहिए। मैं सीधा एक परिचय पे आता हूं और फिर सीधा हम सत्र चालू करते हैं। देवेंद्र जी, हम लोग सब मिलके ये फील करते हैं कि आज से 10 साल पहले, जैसा आदरणीय निमिष बाबू ने बताया, मुंबई तो बहुत लोग देखते हैं लेकिन गढ़चिरौली बहुत कम लोग देखते हैं। रादर मुझे तो लगता कई बार कि मुंबई के बहुत सारे निवासियों को गढ़चिरौली ये मैप में कहां है यही ढूंढना पड़ता होगा। लेकिन जैसा कि निमिष बाबू ने बताया और आपने गढ़चिरौली में वो चमत्कार किया कि जो हाथ बंदूक उठाने के लिए लालायित रहते थे, वो हाथ आज काम करने के लिए न केवल इच्छुक हैं, मैं कहता हूं उतारू है। ये जो सोशल रिवॉल्यूशन है महाराष्ट्र का, ये हमने जो 2014 से 2019 के बीच में महाराष्ट्र ने एक स्थायी व्यवस्था देखी, एक दूरदर्शी नेतृत्व देखा, एक राजनीति में स्थैर्य देखा, एक आपका विजन देखा, आपके द्वारा किए गए बीजारोपण देखे, आपके द्वारा की गई ये देखे, प्लानिंग्स देखी, हम सब उसके गवाह हैं, जिसका फल हम आज भोग रहे हैं। हम आजकल समुद्र से आते हैं, हमको मंत्रालय पहुंचने को टाइम नहीं लगता। तो एक ऐसी ही उन उम्मीदों के साथ कि महाराष्ट्र जल्दी ही सब कुछ, जो कुछ है महाराष्ट्र में सब कुछ स्थायी होगा। मुझे तो लगता है कि इस मंच से अमूमन नेता ऐसा बोलते हैं, लेकिन मैं आदरणीय देवेंद्र जी से 1 मिनट लेकर बोलना चाहता हूं। हम महाराष्ट्र की जनता को एक प्रयास ये करना चाहिए कि हमने जितने जल्दी महाराष्ट्र में राजनीतिक स्थिरता ले आए, जितने जल्दी महाराष्ट्र की स्थिरता ले आएंगे, उतनी तेजी से हम 2014 से 2019 के दौर को दोहरा सकेंगे। हमारे सामने बैठे हैं महाराष्ट्र के विश्वकर्मा श्री देवेंद्र फडणवीस जी, और मैं चाहता हूं कि मुझे सबसे पहले सर आप नवभारत के माध्यम से ये बताइए, आपके सपनों के महाराष्ट्र में अभी और क्या बचा है। सबसे पहले मैं नवभारत और नवराष्ट्र का बहुत बहुत अभिनंदन करना चाहता हूं कि आपने एक बहुत अच्छी कॉन्क्लेव का आयोजन किया। कई सार्थक विषय इसमें रखे गए
और हम लोगों ने कुछ हमारे समाज में जिन्होंने अच्छा कार्य किया है, उद्योग जगत में अच्छा कार्य किया है, ऐसे लोगों को पुरस्कृत भी किया। और साथ साथ एशिया की सबसे तेज सीटी स्कैन एमआरआई मशीन को भी हम लोगों ने यहाँ पर उद्घाटित किया। तो मैं ऐसा मानता हूँ कि कुल मिलाकर बड़ा ही पावर पैक्ट इस प्रकार का कॉन्क्लेव आज नवभारत और नवराष्ट्र के माध्यम से हुआ है। और जैसा आपने कहा कि नवभारत तो मेरे लिए अपना घर है, और मैं नवभारत के साथ साथ ही बड़ा हुआ हूँ, तो इसलिए अपने घर में आने के बाद एक खुशी जो होती है उसको मैं महसूस कर रहा हूँ। जहाँ तक मेरे सपने के महाराष्ट्र की बात है, तो मैं ऐसा मानता हूँ कि मंजिल अभी दूर है, और मैं ऐसा मानता हूँ कि अपने कुछ सपने होते हैं और कुछ लोगों के सपने होते हैं, और दोनों को मिलाकर जो सपना बनता है वही असली सपना होता है। तो जो महाराष्ट्र का अंतिम व्यक्ति है उसके एस्पिरेशंस को हम एड्रेस कर पाए, ये बहुत महत्वपूर्ण होता है। और आज मैं ये देख सकता हूं कि देश में सबसे प्रगतिशील राज्य के रूप में महाराष्ट्र को जाना जाता है। आज हम एफडीआई में नंबर 1 है, आज हम स्टार्टअप्स में नंबर 1 है, आज हम एक्सपोर्ट्स में नंबर 1 है, आज हम जीडीपी में नंबर 1 है। कई मानकों पर आज महाराष्ट्र नंबर 1 है। लेकिन बावजूद इसके हम लोग जब माइक्रो लेवल पर महाराष्ट्र को देखते हैं तो हमको ये भी दिखता है कि ये जो सारा विकास है इसमें एक इम्बैलेंस भी है, एक असमतोल भी है। कुछ इलाका बहुत विकसित है, कुछ इलाका कम विकसित है। इसलिए एक बैलेंस्ड ग्रोथ महाराष्ट्र को हम कैसे दे पाए, ये बहुत महत्वपूर्ण है। लेकिन मैं ऐसा मानता हूं कि देश की अर्थव्यवस्था का और देश के विकास का मैग्नेट बनने की ताकत महाराष्ट्र में है, और विशेष रूप से हमारी जो युवा शक्ति है उस युवा शक्ति को मानव संसाधन में परिवर्तित अगर हम कर पाए तो मुझे लगता है कि जो हमारा एक सपना है कि फर्स्ट सब नेशनल $1 ट्रिलियन इकोनॉमी महाराष्ट्र बने, ये सपना निश्चित रूप से अगले 5 सालों में हम लोग पूरा कर सकते हैं। और उसी दृष्टि से हम लोग सारी प्लानिंग कर रहे हैं, और मेरा विश्वास है कि देश में महाराष्ट्र अपनी अलग पहचान बनाएगा। आपने एकदम सही बोला कि एक आपके खुद के सपने और उसके बाद कुछ सपने जनता के। मैं तो एक 2-3 उदाहरण ही दे सकता हूं। जैसे कि मैंने जब भी बताया कि हमें एयरपोर्ट से अगर मंत्रालय जाना होता था तो तब समुद्र के बाजू से जाना होता था, अब हम समुद्र के साथ जाते हैं। मैं जब बात करता हूं या हमारे आदरणीय फडणवीस जी उप मुख्यमंत्री जी जब बात करते हैं तो वो अकेले मुंबई की बात नहीं करते, उन्होंने पूरी प्राथमिकता के साथ मुंबई के विकास की एक नींव एज एन इंफ्रास्ट्रक्चर उसको किस तरह से दूर यानी उसकी चुनौतियों को निपटा जाए वो उन्होंने किया। लेकिन इसके साथ साथ मुझे ये आपके बिहाफ में मुझे बताते हुए अच्छा लगेगा कि जब मैंने जब गढ़चिरौली की बात की तो आपको जानकर हैरत होगी कि गढ़चिरौली ये दूसरी स्टील सिटी बनने जा रही। जमशेदपुर जितना कैपेसिटी, मुझे लगता डीसीएम साहब बता पाएंगे गढ़चिरौली के बारे में भी, लेकिन अकेले गढ़चिरौली नहीं, मराठवाड़ा को या छत्रपति संभाजी नगर को उन्होंने एक ऑटोमोबाइल सिटी बना दी। मुझे पता है, हम सब जानते हैं कि एक फोकस होके चंडीगढ़ और पंजाब का मुकाबला करने के लिए उन्होंने अमरावती, जिसे हम लिखते आए हैं और भैया बताते आए हैं, जिसे मैनचेस्टर कहा जाता था विदर्भ का, महाराष्ट्र का मैनचेस्टर कहा जाता था कपास उत्पादन के बारे में, वो अगर अब टेक्सटाइल हब के रूप में या टेक्सटाइल सिटी के रूप में अगर अमरावती डेवलप हुआ है तो अमरावती, रायगढ़, जिसे हमने टूरिस्ट यानी अदर देन 4th मुंबई जो वो वहां बनाने जा रहे हैं,
सर आपको ये सब आइडियाज आई कैसे, ये सब आपने इतना रिवॉल्यूशन किया कैसे, और अब भी इनमें क्या बाकी है, ऐसा कौन सा सेगमेंट बाकी है? देखिए, इसमें से कोई आइडिया मेरी नहीं है। दशकों से ये आइडियाज हमारे राज्य में फ्लोट हो चुकी थी। कोई दार्शनिक या जिसको हम कह सकते फ्यूचरिस्टिक लोगों ने इन आइडियाज को सामने रखा था। आवश्यकता ऐसे व्यक्ति की थी जो इन आइडियाज को यथार्थ में बदल पाए, जो ग्राउंड पर इनको ला पाए, और वो मौका मुझे मिला और मैंने वो करके दिखाया। मैं आपको एक उदाहरण कहता हूं, ये जो ट्रांस हार्बर लिंक बना है 22 किलोमीटर का सी ब्रिज, इसकी सबसे पहले बात हुई थी नेहरू जी के काल में। ओहो। कि इस प्रकार का एक ब्रिज अगर हम बनाए तो हम आइलैंड सिटी को हिंटरलैंड से जोड़ सकते हैं। क्या बात। उसके बाद इसका प्लानिंग हुआ 70s में। फिर जेआरडी टाटा की कमेटी बनी जिसने कहा ये फिजिबल है, इसको करना चाहिए। सरकारें आती गई, सरकारें जाती गई। मुझे याद है 1995 से लेकर 2014 तक बड़े बड़े मुंबई के अखबारों में साल में एक बार न्यूज आती थी, ट्रांस हार्बर लिंक बन सकती है, मुंबई नई मुंबई को जोड़ा जा सकता है, इसका एक ढांचा तैयार हुआ है, लेकिन कभी वो हुआ नहीं। मैंने मुख्यमंत्री बनने के बाद उस प्रोजेक्ट को समझा, उसमें क्या प्रॉब्लम्स है उसको समझा, उसके सारे क्लियरेंसेस लाए। जापान की जायका के साथ प्रधानमंत्री मोदी जी के कारण हम लोग टाइप कर पाए, और मैं इसका क्रेडिट मोदी जी को इसलिए दूंगा कि इसमें सारे क्लियरेंसेस जो हमको चाहिए थे वो मैक्सिमम केंद्र सरकार से चाहिए थे और केंद्र सरकार से मिलते नहीं थे। वो सारे क्लियरेंसेस हमको मिले और 22 किलोमीटर का सी ब्रिज हम लोगों ने रिकॉर्ड समय में 5 सालों में, कोविड के 2 साल अगर निकाल दे तो 5 सालों में हमने बनाकर पूरा किया। और जिस समय मैंने 2017 में कहा था मैं इसकी शुरुआत कर रहा हूं, तो हमारे असेंबली में बड़े बड़े नेताओं ने खड़े होकर कहा कि ऐसी घोषणाएं बहुत हुई है। तो मैंने उनको चैलेंज दिया था कि आपको मेरी गाड़ी में बैठाकर इस ब्रिज के ऊपर से नई मुंबई में ले जाऊंगा, और आज वो परिस्थिति है। मैंने उनको कहा है उनको जिस दिन फुर्सत हो उनको मैं लेकर जाऊंगा। ये जो कोस्टल रोड आप देख रहे हैं, ये कोस्टल रोड की जो शुरुआत हुई है, इसके बारे में जो बातचीत शुरू हुई, ये अर्ली 90s में शुरू हुई, लेकिन इसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हो पाई। मैंने मुख्यमंत्री बनने के बाद लगातार दिल्ली में मीटिंगें करके एक एक चीज को पूरा करके, और बहुत संघर्ष करना पड़ा, उसकी एक अपनी स्टोरी है। लेकिन वापस मोदी सरकार थी इसलिए मैं उसको कर पाया। तो आज कोस्टल रोड हमारा हो गया। जल्दी उस कोस्टल रोड को हम लोग हमारे वर्ली बांद्रा सीलिंग से जोड़ देंगे। बांद्रा वर्सोवा का काम हमने वापस चालू कर दिया है। वर्सोवा से मड़ तक एक नई लिंक हम तैयार कर रहे हैं, और मड़ से लेकर विरार तक की जो लिंक है उसके लिए भी अभी मैं जापान गया था, और जापान की सरकार ने उसके लिए 30,000 करोड़ रुपया देने की मान्यता दे दी है। आप न्यू मुंबई का एयरपोर्ट देख लीजिए, इसके बारे में भी 1990 से चर्चाएं चल रही थी, कुछ नहीं हुआ। सारी इसकी अड़चने मैंने दूर की, इसका काम शुरू किया। अभी अगले 2 महीने में इस पर फ्लाइट लैंड करेगा और मार्च तक पूरा एयरपोर्ट ये शुरू होगा। ऐसे में कई प्रोजेक्ट्स कह सकता हूं। आपने जो गढ़चिरौली की बात कही, हमें याद है कि हम बचपन से, क्योंकि हम चंद्रपुर हमारा मूल स्थान है, हमारा गांव मूल है, मैं तो पैदा नागपुर में हुआ, लेकिन गढ़चिरौली से हमारा एक रिश्ता रहा है, बचपन से जाना आना रहा है। तो हम बचपन से सुनते थे कि नहीं, वो तो स्टील सिटी टाटा ने जब उधर बनाई तो पहले तो गढ़चिरौली आए थे, लेकिन यहां पर कर नहीं पाए, यहां पर उनको नक्सलवाद और बाकी चीजों के कारण वो नहीं कर पाए। इसलिए तो मैंने ये प्रयास किया कि यहां पर माइनिंग शुरू हो, क्योंकि गढ़चिरौली में जो आयरन ओर है ये देश का सबसे बढ़िया क्वालिटी का ओर है, इससे अच्छा और कहीं नहीं है।
और इतनी विपुल मात्रा में है कि भारत की ग्रोथ स्टोरी का हिस्सा वो बन सकता है। इसको देखते हुए हमने एक और नक्सलवाद के साथ लड़ाई शुरू की और दूसरी ओर माइनर्स को ये कहा कि हम आपको सुरक्षा देंगे, आप माइनिंग शुरू कीजिए। मैंने उनको एक ही बात कही कि देखिए सिर्फ इतना ही है कि इसको कॉलोनी जैसा यूज मत कीजिए, यहां से माल निकालेंगे, बाहर सब ले जाएंगे, बाहर समृद्धि आएगी और यहां नहीं आएगी, ऐसा नहीं चलेगा। आपको यहीं पर काम करना पड़ेगा, स्टील फैक्ट्री तैयार करनी पड़ेगी। और आज बहुत मुझे इस बात का आनंद है, एक स्टील फैक्ट्री तैयार हो गई, 30,000 करोड़ का और निवेश चालू हो रहा है, एक और का अभी हमने शिलान्यास किया है। अभी ये परिस्थिति है कि हमारे महाराष्ट्र में जो स्टील बनता है उसका 30% स्टील ये आने वाले 3 या 4 सालों में अकेले गढ़चिरौली में बनेगा। और धीरे धीरे मैं ये मानता हूं कि अब गढ़चिरौली ने स्टील सिटी की ओर जाना शुरू कर दिया है, तो देश की स्टील सिटी के रूप में गढ़चिरौली को हम लोग देखेंगे और इससे एक बहुत बड़ी अर्थव्यवस्था, एक बहुत बड़ी इकोनॉमी ये तैयार होगी। मैं एक आखिरी उदाहरण आपको कहता हूं। अभी अभी आपने सुना होगा कि केंद्र सरकार ने वाड़भन पोर्ट को मान्यता दी, 78,000 करोड़ का ये पोर्ट है। ये जो पोर्ट है ये भारत की और महाराष्ट्र की अर्थव्यवस्था को पूरा बदल देगा, क्योंकि आज हमारा 60% कंटेनर ट्रैफिक ये जेएनपीटी पोर्ट संभालता है। देश का 60% कंटेनर ट्रैफिक जेएनपीटी पोर्ट संभालता है। अभी जो वाड़भन में पोर्ट होगा जेएनपीटी के 3 टाइम्स बड़ा, 3 गुना बड़ा और 20 मीटर्स डीप ड्राफ्ट, यानी दुनिया का सबसे बड़ा जहाज वहां पर आ पाएगा, इस प्रकार का पोर्ट। अब इसकी भी कहानी ऐसी है कि 80 के एंड में ये सबसे फिजिबल जगह पोर्ट के लिए ऐसा समझकर पोर्ट बनाने की बात हुई। उस समय डाणू के आसपास वो था, डाणू हमारा नेचुरल एरिया है। सहजता के साथ लोगों ने ऑब्जेक्शन लिया, उस पर एक सुप्रीम कोर्ट की कमेटी बनी, उस सुप्रीम कोर्ट की कमेटी ने उसको रोक लगा दी, राइट ऑफ वे नहीं मिलेगा करके बताया। और तब से लेकर कमेटी काम ही कर रही थी। बहुत बड़े जज साहब उस कमेटी के चेयरमैन थे, बहुत अच्छे आदमी, बहुत बड़े आदमी। जब मैं मुख्यमंत्री बना उस समय उनकी एज 90 इयर्स थी एंड ही वाज चेयरमैन ऑफ द कमेटी, और वो लाइफ टाइम चेयरमैन थे। सुप्रीम कोर्ट ने बनाई हुई कमेटी थी और ये सारा मसला रुका हुआ था। मैंने कहा ये क्यों रुका है? उन्होंने कहा नहीं, ये तो डाणू नेचुरल एरिया है, फिर इसमें से कैसे जाएगा? तो मैंने हमारे अधिकारियों को कहा कि ऐसा नहीं हो सकता, ये तो ऐसी जगह, ये तो महाराष्ट्र को 20 साल आगे ले जाएगी और देश को मैरीटाइम एक कैपिटल बनाएगी या एक फोर्स के रूप में डेवलप करेगी। तो मैंने कहा कि हम लोग एक नया यहां पर राइट ऑफ वे ढूंढते, और एक पूरी टीम लगाकर हम लोगों ने प्रयास शुरू किया और हम लोगों ने डाणू नेचुरल एरिया को छोड़कर सी के रेक्लेमेशन से एक नया राइट ऑफ वे ढूंढ कर निकाला, और उसके कारण वो प्रॉब्लम सॉल्व हुआ। फिर उस कमेटी के सामने गए, फिर सुप्रीम कोर्ट की कमेटी के सामने गए, फिर हम लोग ऐसा करके उसमें जितनी अड़चने थी वो सारी दूर की, और फिर हमने सेंट्रल गवर्नमेंट को कहा कि अब आप इसको लीजिए और हमको इसकी मान्यता दीजिए, और सेंट्रल गवर्नमेंट ने उसकी मान्यता दी। आज ये पोर्ट जब बनेगा, मैं आपको बताना चाहता हूं कि महाराष्ट्र ये अन्य राज्यों से 20 साल आगे चला जाएगा, इतनी ताकत इस एक पोर्ट की है। तो ऐसे जो प्रोजेक्ट है, इसमें हम लोगों ने जिस प्रकार से एक वॉर रूम का कंसेप्ट लाया कि जिसमें कोई भी प्रोजेक्ट है उसके जितने स्टेक होल्डर है एक टेबल पर बैठो, आपकी तकलीफें क्या है यहां बताओ। मुंबई में अंडरग्राउंड मेट्रो करनी है तो 18 एजेंसीज है, केंद्र सरकार की, राज्य सरकार की, जिनकी एनओसी लगती है, और अपने देश में 18 संस्था है। हर संस्था को लगता है कि मैं जितनी ज्यादा समय फाइल पर बैठूं और जितना निगेटिव लिखूं उतना मैं देश के लिए काम कर रहा हूं, इस प्रकार की मानसिकता है। इस मानसिकता को हमने तोड़ा और ये 18 लोगों को एक टेबल पर बैठा है। हमने कहा आज फैसला होगा, आपको क्या ऑब्जेक्शन है लिखिए, उसका सॉल्यूशन क्या है लिखिए। तो जो चीजें 6-6, 8-8, 10-10 साल जिसको परमिशन नहीं मिलती थी, उसको हमने 6 महीने में, 3 महीने में पूरा करके
और इस काम को पूरा किया। तो मैं ऐसा मानता हूं कि इसमें से कोई आइडिया मेरा नहीं था, ये सारे आइडिया बहुत पहले फ्लोट हो चुके थे, लेकिन अपनी मृत्यु मर चुके थे, मैंने वापस उनको जिंदा किया और आज ये सारे प्रोजेक्ट्स हम लोग देख रहे हैं। आपके संबोधन में एक शब्द निकला, समृद्धि, और मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ लगभग सब जानते हैं कि महाराष्ट्र की असल समृद्धि 14 से 19 के बीच में उसको एक रॉकेट जैसी गति तब मिली जब एक और सपना, मैं फिर से आदरणीय फडणवीस जी का बताता हूं कि वो बोलेंगे वो सपना मेरा नहीं था, वो सपना जनता का था, लेकिन जब नागपुर से मुंबई हम 8 घंटे में पहुंच सकते, ऐसा एक समृद्धि एक्सप्रेसवे बन सकता है, ये सपना देखने की हिम्मत होना भी एक सपना है। ये सपना कोई देखे इसके लिए हिम्मत लगती है, और वो हिम्मत देखने, वो सपने की हिम्मत देखने वाला, हिम्मत वाला भी हमारे सामने बैठा है। सर, आपने समृद्धि लाई और उससे महाराष्ट्र में समृद्धि आई। मुझे ऐसा लगता है अब आजकल लोग शिरडी जाने के लिए ट्रेन पे नहीं जाते, नागपुर से सुबेरे निकलते, शेगाव जाते, शिरडी जाते, अब तो लोग नासिक तक आते और वापस चले जाते, रात को दूसरे दिन सुबेरे टाइम पे ऑफिस चले जाते। ये तो रोज की प्रैक्टिस हो गई हमारे एक प्रकल्प से। मैं, आपने इतना कुछ महाराष्ट्र के लिए किया है, मैं बोलता हूं कि एक मुख्यमंत्री या एक जिम्मेदार जनप्रतिनिधि होने के नाते आप करते ही हैं। आपको लगता है कितने लोगों को आपने अप्रत्यक्ष, प्रत्यक्ष, अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार दिया? कभी आपने इसको गिना क्यों नहीं? क्योंकि लोग बोलते हैं कि बेरोजगारी, महंगाई, लोग बात करते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि जिस तरह से हमने गढ़चिरौली में, मुझे लगता है कि अगर 3 सीमेंट फैक्ट्री की बात करें, उधर चंद्रपुर में डालमिया और ये सब चीजें जो नई हुई, वहीं पे करीब करीब 2-3 हजार लोगों को नौकरी है। हम चंद्रपुर की बात, मैं जानबूझ के पिछड़े क्षेत्रों की बात कर रहा हूं, वो आपने किया। जो अपन ने लॉयड्स की माइन चालू की, उसमें करीब करीब मुझे लगता है कि 1000 से 1500 लोगों को नौकरी है। आपको लगता है कितने हजारों लोगों को हमने रोजगार दे दिया? ये कभी बताया क्यों नहीं आपने? देखिए, उसका हिसाब तो मैंने नहीं रखा है, लेकिन मैं ये मानता हूं कि हम जब ग्रोथ करते जाते हैं, देखिए एक, अगर हम लोग दुनिया में विकसित देशों के ग्रोथ का अगर उदाहरण देखें तो हमारे ध्यान में आएगा कि इंफ्रास्ट्रक्चर लेड ग्रोथ, इस प्रकार का एक मॉडल तैयार हुआ। आप जब इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करते हो, इंफ्रास्ट्रक्चर तो आपके लिए जॉब्स तैयार करता ही करता है, लेकिन उस इंफ्रास्ट्रक्चर के कारण अपॉर्चुनिटीज जो तैयार होती है, उसके कारण जॉब मार्केट एक डेवलप होते जाता है। इसलिए हमने इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर बहुत ज्यादा ध्यान दिया। अब नागपुर मुंबई समृद्धि एक्सप्रेसवे आज बना तो केवल नागपुर को नहीं, सभी उस पर जो 14 जिले हैं उनके इसका फायदा हो रहा है। अभी कल ही हम लोगों ने टोयोटा को महाराष्ट्र में लाया। टोयोटा किर्लोस्कर का 20,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट ईवी में, हाइब्रिड में, सारी गाड़ियां अब हमारे संभाजी नगर में बनेगी। अब ये क्यों हुआ? तो हम लोगों ने पिछले 2014 से 19 के बीच संभाजी नगर में ऑरिक सिटी, हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी के सपनों का एक प्रकार से इंडस्ट्रियल टाउनशिप, उसकी हमने शुरुआत की, प्लग एंड प्ले की व्यवस्था, एक डेवलप्ड इस प्रकार की इंडस्ट्रियल टाउनशिप शुरू की। और समृद्धि के कारण, और वहां एक ड्राईपोर्ट भी तैयार हुआ गडकरी जी के कारण। तो ये दोनों चीजों के कारण आज उनकी पोर्ट कनेक्टिविटी ये 6 घंटे पर आ गई। बिल्कुल। और ड्राईपोर्ट के कारण उनको जो सारे पोर्ट के लिए, ट्रांसशिपमेंट के लिए व्यवस्थाएं करनी पड़ती है, वो कर सकते हैं। जब इस प्रकार का इंफ्रास्ट्रक्चर और सुविधाएं आप देते हो तो इंडस्ट्री बहुत बड़े पैमाने पर आती है। और मुझे ऐसा लगता है कि इस एक चीज के कारण आज आप देखिए जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट देश में आ रहा है, अब इस साल भी जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आया तो पहले नंबर पर महाराष्ट्र है, दूसरे नंबर पर गुजरात, उसके बाद कर्नाटका, उसके बाद दिल्ली। गुजरात, कर्नाटका और दिल्ली तीनों का मिला के जितना इन्वेस्टमेंट है उससे ज्यादा इन्वेस्टमेंट अकेले महाराष्ट्र। एक प्रश्न मैं सोचा कि विकास की बात हो रही है, हम लोगों ने पिछले 2-3 वर्षों में महाराष्ट्र की राजनीति में एक थोड़ी कड़वाहट बहुत ज्यादा देख ली।
3-4 वर्षों में, 5 वर्षों में हम कैसे खत्म कर पाएंगे? हम चाहते हैं कि आपके अंदर, आपकी मुस्कुराहट में वो मिठास होती है, आप जिसको देख ले वो अपनी कड़वाहट भूल जाएगा, उसका थोड़ा विष उतर जाएगा। कैसे दूर करेंगे हम इसको? देखिए, मैं हमेशा मजाक में कहता हूं कि इसका सॉल्यूशन आप लोगों के पास है, मीडिया के पास है। क्योंकि सुबह 9 बजे टीवी के ऊपर जो चेहरा आप दिखाते हो और वो जो बात कहता है, उससे दिन भर कड़वाहट निर्माण होती है। आप 8 दिन वो चेहरा दिखाना बंद कर दो, महाराष्ट्र की पूरी कड़वाहट बंद हो जाएगी। एक महाराष्ट्र, इन्हें बहुत सारे लोग ताली बजाए, सबको मालूम है ना? सबको नहीं, मुझे तो क्या है कि मैं आधा हूं ना, संजय हूं ना मैं अकेला। संजय, एक विषय में आपसे, इतने व्यस्त रहते हैं आप, एज अ लीडर ऑफ अपोजिशन भी आप बहुत व्यस्त रहे, हम लोगों ने आपको देखा, फिर भी आपने बीच में एक बहुत सुंदर भजन लिखा। फिल्में भी अभी आप देख रहे हैं कि नहीं देख पा रहे हैं? नहीं, मैं कम देखता हूँ, लेकिन कभी किसी रात देख लेता हूँ फिल्में वगैरह। और ऐसा हुआ कि राम मंदिर का सारा माहौल चल रहा था जी। तो चूंकि मैं राम मंदिर के आंदोलन से जुड़ा रहा, कार सेवक रहा, जी, तो उस समय बड़ी भावनाएं मेरी भी तगड़ी थी। यानी मैं 1 ही मिनट लिखता हूं। आप में से बहुत कम लोगों को मालूम होगा कि मुझे लगता है बाल तो नहीं, लेकिन किशोर स्वयंसेवक के रूप में जेल जाने वाले बहुत चुनिंदा जो हमारे दोस्त थे, उनमें से एक आदरणीय फडणवीस जी। और मुझे लगता है कि हम लोग वो सब भाग्यवान हैं जिन्होंने उस आंदोलन में हिस्सा लिया और हमारे ही सामने सब कुछ मंदिर बन गया। ये राम की कृपा है। प्लीज आगे बताइए। तो इसलिए उस समय ऐसा लगा कि एक भजन लिख देना चाहिए, तो मैंने लिख दिया। और न केवल लिखा आपने, बहुत अच्छा लिखा और बहुत अच्छा गाया भी। ऐसा है कि मैं इससे पहले भी कई चीजें मैंने लिखी है, लेकिन आपको पता नहीं चलेगा कि मैंने लिखी है, क्योंकि तो वो अलग अलग नामों से वो चलती है। तो आप ढूंढ लीजिए उसमें से कोई जो मेरे नाम से आपको 2 ही चीजें मिलेगी जी। लेकिन कई चीजें ऐसी है कि जो मैंने दूसरे नामों से लिखे, आप ढूंढ लेना उसको। नहीं, मेरी ऐसी इच्छा थी, मुझे लगता बाकी भी लोगों की इच्छा रहेगी कि जब सब कुछ राम जी की कृपा से हो ही रहा है, तो ये राम जी के ऊपर जो भजन आपने लिखा है, उसकी अगर 1-2 लाइन आप सुना सकें। भैया मैं लिखने वाला हूँ, गाने वाला नहीं हूँ। मेरा वो आग्रह इसलिए था, इतना सब काम करने वाला कोई व्यक्ति इतने स्ट्रेसफुल समय में भी कोई इस तरह की क्रिएटिव काम करता है। मैं फिर वहीं से क्वेश्चन चालू करता हूं और उसी पे खत्म करता हूं, इतनी एनर्जी आप लाते कहां से हैं? देखिए, कोई भी आदमी, एनर्जी तो उसको काम से ही मिलती है। आप अपनी रुचि का काम अगर करेंगे तो आपको उसमें से एनर्जी मिलती है। जिस काम में आपकी रुचि ही नहीं है, उस काम से आपको एनर्जी नहीं मिलती। लोगों के लिए काम करना, जनसेवा करना, और उसके साथ साथ एडमिनिस्ट्रेशन, प्रोजेक्ट्स तैयार करना, उसको कंप्लीट करना, ये मेरा पैशन है। तो उसमें से मुझे एनर्जी मिलती है। अगर वो नहीं करूं तो मैं बहुत आलसी आदमी हूं, मैं काम ही नहीं करूंगा। लेकिन चूंकि मुझे ये सारी चीजों में एक मजा आता है, एक सेटिस्फैक्शन मिलता है। मजा शब्द थोड़ा ठीक नहीं है जी, सेटिस्फैक्शन मिलता है, तो उसी से एनर्जी मिलती है। बहुत बढ़िया। राजनीति में एक आखिरी प्रश्न जो मुझे लगता है बहुत सारे लोग सुनना, समझना, जानना चाहते हैं। हमारा वैसे बहुत कयास लगते रहते हैं आपके बारे में, तो क्या निकट भविष्य में और भी कुछ देखने को मिलने वाला है हम लोगों को राजनीति में? कल क्या होगा, परसों क्या होगा? देखिए, अनसर्टेनिटी इज मोस्ट सर्टन इन पॉलिटिक्स। इसलिए कल क्या होगा ये किसी को पता नहीं है। आपको क्या देखने को मिलेगा
19 में आपने क्या सोचा था और आपने क्या देखा, नहीं, हमने 14 से 22 में आपने क्या सोचा था और आपने क्या देखा, फिर 22 के अंत तक आपने क्या सोचा था और क्या देखा। तो ऐसी सारी चीजें होते रहती है। लेकिन मुझे ये पता है आपने प्रश्न क्यों पूछा है, तो उसका जवाब केवल एक शब्द में देता हूं कि मैं यही हूं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे लगता है कि मुझे लगता है मेरे प्रश्न की उत्कंठा जो थी कि हम क्या देखना चाहते हैं, और मुझे लगता है हम सबको जिस जवाब से एक बहुत सुखद अनुभूति है कि मैं यही हूं, यानी मैं यही हूं, एक वो शब्द है, एक वो विश्वास है जिससे हम महाराष्ट्र को न केवल भारत में बल्कि दुनिया में एक बेमिसाल राज्य के रूप में खड़ा करेंगे। हम किस पद पर रहते हैं, हम कहां रहते हैं, ये सब सेकेंडरी चीज होती है। मुझे लगता है वो ऊर्जा, वो इच्छा, वो सकारात्मकता जो आदरणीय श्री देवेंद्र जी फडणवीस के भीतर है, हम निश्चित रूप से बहुत सुखद भविष्य की ओर बढ़ सकेंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।